दिल्ली सड़कों पे इस वक्त बहुत ज्यादा पानी लगा हुआ था। वहीं एक लड़का सीधे अपने घर जा रहा था और सोच रहा था कि अगर मैं भी अमीर होता तो वो लोग मुझे बुली नहीं करते और मैं भी आज अच्छे से दादू का ख्याल रखता। ये लड़का है आर्यन शर्मा, जो दिल्ली से थोड़ी ही दूर एक गांव का लड़का है। ये गांव से दिल्ली तक साइकिल से आता है और इसीलिए उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी वजह से आज उन्होंने उसका साइकिल छीन लिया, जिसकी वजह से आज उसे पैदल अपने घर जाना पड़ रहा है। वो अपने आप से बोल रहा था, मैं किसी काम का नहीं हूं, सभी लोग बहुत ही मतलबी हैं। वह चाहता था कि जाकर अभी आत्महत्या कर लें, पर फिर उसे दादाजी का ख्याल आने लगा, जिसके वजह से उसने अपना प्लान ड्राइन अप कर दिया। तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और वह सीधे आकर आर्यन के ऊपर गिर गई। उसके बाद जब आर्यन को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा तो उसे किसी की आवाज आई, देखिए, मैं आपके बेटे को नहीं बचा सकता। मैं ही क्या, राजकुमार को कोई और भी नहीं बचा सकता। अब इनका बचना नामुमकिन है। तभी वह औरत बोली, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। लेकिन वह आदमी बोला, देखिए गायत्री बहन, मैं आपको अपनी छोटी बहन मानता हूं, इसीलिए बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता बस। तभी उनके कानों में आर्यन की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर तो उसके कानों में एक राहत सी मिल गई। वो दौड़ते हुए आर्यन के पास गई और बोली, बेटा प्लीज आप अपनी आंखें खोलो। तभी आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे सब धुंधला धुंधला दिख रहा था, लेकिन जब उसने अपना आंखें पूरी तरह खोला तो उसके सामने एक 30 साल की बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। आर्यन समझने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है। उस औरत ने राजघराने की जैसी कपड़े पहना हुआ था। तभी वो औरत बोली, बेटा तुम कैसे हो? तब उसे याद आया कि उसके ऊपर बिजली गिरी थी, पर वह कैसे बचा उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारियां आने लगी। तभी उसके सिर में कस के दर्द होने लगा। तभी वो औरत बोली, आर्यन बेटा तुम्हें क्या हुआ है? तभी वो वैद्य बोला, छोटी रानी, राजकुमार को थोड़ी देर अकेले छोड़ दे, उनका बचना ही भगवान का आशीर्वाद है, आप उनका शुक्रिया करें। और हां, अभी राजकुमार का शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए इन्हें अभी आराम करने दे। इतना बोलकर वह वैद्य वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो औरत आर्यन के माथे किस किया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आर्यन ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, मैं हूं कहां और ये औरत मुझे अपना बेटा क्यों बोल रही थी? उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी उसे कुछ याद आने लगी। उसने अपनी यादों को संभाला तो उसे पता चला कि वह अभी पृथ्वी पर नहीं है। वह इस वक्त किसी और ही दुनिया में आ गया है और यहाँ पे जीने के लिए मार्शल आर्ट सीखना पड़ता है, जिसके बॉडी में वह अभी है। उसका नाम भी आर्यन शर्मा है और जो औरत अभी थी वो उसकी मां गायत्री शर्मा है। वे लोग अभी रायजादा परिवार में रहते हैं, जो उसके मां का घर है। उसके यादों में उसके पिता का कोई भी याद नहीं था। तभी उसे पता चला कि वह अभी मार्शल आर्ट के शुरुआती लेवल पर भी नहीं था, कि वह मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता, इसलिए सब उसके मजाक उड़ाते हैं। वैसे भी वह इस फैमिली से नहीं था, इसलिए सब उसको बेकार बोलते थे। इसे सब रायजादा परिवार में सब कलंक मानते थे, इसलिए उसके यहाँ के पहले बड़े बुजुर्ग के पोते ने उसकी ये हालत की थी। इसी वजह से उसकी जान चली गई थी। तभी उसमें धरती वाला आर्यन आ गया। आर्यन अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में प्यारी आवाज, हेलो होस्ट। तभी आर्यन ने चारों तरफ देखा और हैरान हो गया था। फिर बोला, कौन? सामने आओ जो भी है। तभी वो आवाज बोली, होस्ट मैं आपके अंदर ही हूं, क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं? तभी आर्यन बोला, कौन हो तुम और तुम हो कौन? तभी वो आवाज बोली, होस्ट मैं एक एडवांस आर्टिफिशियल असिस्टेंट हूं, मुझे आपके दिमाग में फिट किया गया है। तभी आर्यन हैरान होकर बोला, तुम एक आर्टिफिशियल असिस्टेंट हो तो तुम्हें मेरे दिमाग में किसने फिट किया है? तभी वो आवाज बोली, होस्ट मुझे ये नहीं पता, पर मैं आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बना सकती हूं, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करते हो? तभी आर्यन बोला, क्या तुम मुझे दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा बना सकती हो? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आवाज बोली, पहले आपको मुझे एक्सेप्ट करना होगा। तभी आर्यन बोला, मुझे एक्सेप्ट है। तभी आवाज आई, होस्ट को लॉक किया जाता है। होस्ट क्या आप मेरा कोई नाम देना चाहते हैं?
तभी आर्यन बोला, जारा, तुम्हारा नाम जारा होगा। उसकी बात सुनकर जारा बोली, होस्ट, मुझे ये नाम बहुत पसंद आया। इस नाम को सेव किया जाता है। होस्ट, मैं पूरी तरह से आपसे जुड़ चुकी हूं। तभी आर्यन बोला, कुछ करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी जारा बोली, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तभी जारा बोली, होस्ट, मैं आपको इसके लिए आपको 10 पॉइंट्स देना होगा, जो कि आपके पास नहीं है। तो जारा बोली, आपको पॉइंट्स के बदले टास्क पूरा करना होगा, या आप सोने के सिक्के से पॉइंट्स बदल सकते हैं। तभी आर्यन, अब भी मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम मुझे उधार दे दो और पॉइंट्स आने पर काट लेना। तो जारा बोली, ओके होस्ट। उसके बाद उसके हाथ में सफेद रोशनी चमकने लगी और एक स्क्रॉल उसके हाथ में आ गया। तभी जारा बोली, इससे आप अपना एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने पास समेट कर रख सकते हैं और अपनी बॉडी की ताकत को बढ़ा सकते हैं। तभी आर्यन ने जल्दी से स्क्रॉल खोला तो उसमें एक मेथड था अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने का। आर्यन ने उस मेथड को पढ़कर कल्टीवेशन करने लगा। हीलिंग पोषण पीने के बाद जब आर्यन का दर्द से हालत खराब हो गई थी, तब आर्यन जारा से बोला, प्लीज कुछ करो, मेरी हालत खराब होती जा रही है। मुझे लग रहा है कि जैसे कि मेरी पूरी बॉडी अभी फट जाएगी। तभी जारा बोली, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आर्यन बोला, कोई तो उपाय होगा। तभी जारा बोली, होस्ट, उपाय तो है, पर इसके लिए आपको 10 कॉइन खर्च करनी होगी। उसके बाद मैं आपको एक मेथड दूंगी जिससे आपका कल्टीवेशन भी बढ़ जाएगा। तभी आर्यन बोला, जो करना है जल्दी करो। उसके इतना कहते ही आर्यन के हाथों में एक सफेद रोशनी में बॉक्स पड़ा हुआ था। आर्यन ने जल्दी से उस बॉक्स को खोला। उसमें से एक स्क्रॉल निकला। आर्यन ने जब उसे पढ़ा तो उसमें बॉडी रिफिनिशिंग की तकनीक थी। आर्यन उसी तकनीक के तरीके से कल्टीवेशन करने लगा। तभी उसके बॉडी से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। फिर उसके ऊपर एक पावरफुल बैरियर बन गई थी। आर्यन कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर उस हीलिंग पोषण को ऑब्जर्व करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। वह इस वक्त बॉडी रिफाइनिंग के 3 लेवल पर पहुंच गया था। आपको बता दें कि आर्यन जिस दुनिया में था उसका नाम मारियस था। मारियस में मार्शल आर्ट के 7 स्टेज थे और हर स्टेज के 7 लेवल थे। इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। वहीं आर्यन शुरुआती स्तर बॉडी रिफाइनिंग के 3 लेवल पर आ गया था। इसी के साथ उसके अंदर 6 हाथियों का बल आ गया था। वैसे एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के पास तीसरे लेवल पे मात्र 3 हाथियों का बल होता था, पर आर्यन के बॉडी के पास सुनहरी शक्तियां के साथ साथ परफेक्ट कल्टीवेशन मेथड भी था। इसीलिए वो एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के जैसा नहीं था। वहीं मार्शल आर्टिस्ट में अलग अलग तत्व होते हैं। उसमें सबसे रेयर तत्व रोशनी और अंधेरा होता है। जहां आर्यन के पास रोशनी की ताकत थी, जिससे वह हर बुराई को खत्म कर सकता था। चलते हैं कहानी की तरफ। आर्यन ब्रेक थ्रू करके जैसे ही बिस्तर पर गया, तभी मां गायत्री अंदर आ गई और उन्होंने उसके लिए कुछ मेडिकल हर्ब्स के साथ आई और उन्होंने अपने हाथ से उसे खिलाने लगी थी। ये सब देखकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे अब पता चला कि मां क्या होती है। पिछले जन्म में भी उसकी मां बाप एक्सीडेंट में गए थे। तभी से उसको उसके दादाजी ने बड़े मुश्किल से पाला था, और जब उसकी बारी आई तो भगवान ने उसे उठा लिया। अभी वह आर्यन को ये सब खिला भी रही थी कि उसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। वे लोग बार बार बोल रहे थे कि हम किसी बाहरी खून को रायजादा फैमिली में रहने नहीं देंगे। ये हमारे पूरे दल के लिए कलंक है और हमें इस कलंक को मिटाना ही होगा। शोर सुनकर गायत्री बाहर आई तो उन्होंने देखा रायजादा खंडन के कुछ बुजुर्गों के साथ साथ वहां पे कुछ लोग और थे जो उनके सामने तमाशा खड़ा करना चाहते थे। इसी वक्त वहां पे बड़े बुजुर्ग आ गए, जिनको देखकर गायत्री जी को गुस्सा आने लगा। वो जानती थीं कि उसके बेटे की इस हालत का जिम्मेदार यही आदमी है। तभी पहला बुजुर्ग बोला, देखिए गायत्री बहन, हमने इतने दिन आपको यहां पे रखा और आपका ख्याल भी रखा, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे एहसानों का बदला चुकाए। वहीं भीड़ में एक लड़की थी। वो देखने में किसी परी जैसी थी। वह पूरे जागीर शहर की सबसे टॉप 3 लड़कियों में आती थी, इसीलिए हर कोई उसे पाना चाहता था। जबकि वह केवल आर्यन के साथ ही रहती थी,
किसी पे ध्यान ही नहीं देती थी। ये है आर्यन की सबसे अच्छी दोस्त मारिया और कुल प्रमुख हेमंत रायजादा की इकलौती संतान। इसी वजह से उसका अट्रैक्शन और ज्यादा था, क्योंकि रायजादा परिवार जागीर शहर के 3 बड़े फैमिली में से था। तभी वो लड़की बोली, और आप कौन होते हैं चाची को उनका एहसान चुकाने के लिए कहने वाले? उसको देखते ही बड़े बुजुर्ग यानी शंभू रायजादा बोले, राजकुमारी, आपको हमारे मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। तभी मारिया के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई और बोली, बड़े बुजुर्ग, आप भूले मत कि आप सिर्फ एक बुजुर्ग हैं, इस दल के मालिक नहीं। और आपको किसने ये हक दिया कि आप फैसला करें कि कौन रहेगा और कौन नहीं? मैं चाहूं तो अभी भी आपको यहां से निकाल सकती हूं और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। एक्चुअली बात सिर्फ यहां पे गायत्री जी को दल से निकालने की नहीं थी और न ही ये चाल बड़े बुजुर्ग की थी। बात यह थी कि गायत्री जी मार्शल बुजुर्ग थीं, जो कि मार्शल बुजुर्ग बहुत ही कम लोग थे इस पूरे मिथुल साम्राज्य में। यही नहीं, गायत्री जी इस दल की सबसे ताकतवर बुजुर्ग थीं। यहां आपको बता दें कि मार्शल बुजुर्ग 5 स्तर होता है मार्शल आर्ट का। पहला तो 1 बॉडी रिफाइनिंग, 2 मार्शल बॉडी, 3 मार्शल भावना, 4 मार्शल मास्टर, 5 मार्शल राजा, 6 मार्शल बुजुर्ग, 7 मार्शल सम्राट, 8 मार्शल पूर्वज, 9 मार्शल सांड, 10 मार्शल लॉर्ड, 11 मार्शल देव। कहते थे कि जो भी आदमी मार्शल गॉड बन जाता है वह देवता के बराबर हो जाता है। वो अपनी एक उंगली के इशारे से पूरे मिल्की वे को बर्बाद कर सकता है। चलते हैं कहानी की तरफ। तो जितने भी लोग कुल प्रमुख को उनके पद से हटाना चाहते थे, उनका सबसे बड़ा टारगेट गायत्री जी थीं। अगर वे रास्ते से हट गईं, तो फिर कुल प्रमुख अकेले पड़ जाएंगे और उन पर हमला करना और भी आसान होगा। गायत्री जी की नजर आर्यन पर पड़ी, जो खड़ा होकर अपने हाथों को भींच रहा था। वह बहुत गुस्से में था। उसके हाथों की नसें उभर रही थीं। इस वक्त उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वह इतना कमजोर है कि उसकी मां को हर कोई तंग कर रहा है। वह खुद से वादा करता है कि वह इतना ताकतवर बन जाएगा कि कोई उसकी मां के सामने आवाज भी न उठाए। जब गायत्री जी की नजर दरवाजे पर पड़ी, जो उन सभी को गुस्से में देख रहा था, तो उसने तभी गायत्री जी बोली, आर्यन, तुम यहां क्या कर रहे हो? आपको अभी आराम करना चाहिए, आप जाइए अंदर। लेकिन गायत्री जी ने अपने प्यार की वजह से आर्यन को सही से नहीं देखा, लेकिन मारिया उसे गौर से देख रही थी। तभी वो खुद से बोली, लगता है आर्यन बॉडी रिफाइनिंग लेवल पे आ गया है। उसको बहुत खुशी हुई। एक तो वह मार्शल आर्टिस्ट बन गया था और दूसरी तरफ वह ठीक भी हो गया था। तभी बड़े बुजुर्ग बोले, राजकुमारी, आप क्या सोचती हैं कि आप राजकुमारी हैं तो आप जो बोलेंगी वही होगा। तो ठीक, आज से 1 महीने बाद मेरे बेटे कार्तिक और आर्यन के बीच एक मुकाबला होगा। अगर आर्यन जीत जाता है तो हमसे कोई दूसरा बुजुर्ग को परेशान नहीं करेगा। उसके बाद उसने आर्यन की तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हें मंजूर है? तभी आर्यन तो पहले से ही गुस्से में पागल हो रहा था। उसके दोनों जिंदगी में सिर्फ एक ही मां थी। इन लोगों ने उसी को छेड़ा था। वो बिल्कुल बड़े बुजुर्ग के सामने जाकर खड़ा हो गया और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे तो मंजूर है, पर अपने बेटे से बोल देना मुक्कर न जाए। बड़े बुजुर्ग को आर्यन पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आग देखकर थोड़ा घबरा गया। उसे लग ही नहीं रहा था कि ये मात्र 15 साल का लड़का है। तभी गायत्री बोली, ये मुकाबला बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारा बेटा बॉडी रिफाइनिंग के 7वें स्तर में है और आर्यन का तो कोर भी नहीं बना, तो वह कैसे बनेगा? तुम लोग उसके मजाक कर रहे हो। तभी बड़े बुजुर्ग बोले, गायत्री बहन, हमने आपके बेटे पर कोई दबाव नहीं दिया। उसने खुद ही अब लड़ना चाहा है, तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला? तभी आर्यन बोला, मां, मुझे मंजूर है। फिर वह बड़े बुजुर्ग की तरफ घूरते हुए बोला, अब आप यहां से जा सकते हैं। बाकी का फैसला पूरे जागीर शहर के सामने होगा। लेकिन इसमें एक चेंज होगा। अगर मैं हारा तो अपनी मां के साथ चुपचाप चला जाऊंगा, और अगर आप लोग हारे तो आपको रायजादा परिवार को छोड़ना होगा। आर्यन की ये बात सुनकर बड़े बुजुर्ग घबरा गए और बोले, ये कैसे हो सकता है?
मैं रायजादा परिवार का बड़ा बुजुर्ग हूं। तभी आर्यन बोला, बुजुर्ग तो मेरी मां है, और जहां रही बात इस शर्त की, तो भूले मत, उस शर्त को आपने ही रखा था। शर्त अगर हम पर लागू होगा तो आप पर भी लागू होगा। या आप मुकर कर ये जताना चाहते हैं कि रायजादा परिवार का बड़ा बुजुर्ग एक तरफा फैसला करता है या पक्षपाती? आर्यन ने बड़े बुजुर्ग को ऐसे फंसाया था कि वो अब हां के सिवा कुछ और नहीं बोल सकते थे। इस टाइम उन्हें हां बोलना ही सही लगा। बाद में वो सोच सकते थे। वो बोले, मंजूर है, और वहां से जाने को मुड़े ही थे कि तभी आर्यन बोला, रुकिए थोड़ा बड़े बुजुर्ग, इतनी जल्दी भी क्या है? तभी उसने एक पेपर निकाला और गायत्री जी से बोला, आप अपना एक बूंद खून इसमें डाल दें। वो समझ गईं कि आर्यन क्या करना चाहता है। उन्होंने अपना एक बूंद खून उस पेपर पर डाल दिया, जिससे सफेद सफेद रेखाएं निकलने लगी। फिर वह बड़े बुजुर्ग से बोला, बड़े बुजुर्ग, अब आपकी बारी है। आज आप जीवन सार कॉन्ट्रैक्ट पर अपने जीवन के एक सार को गिराकर इस शर्त को पक्का करें। उसकी ये हरकत देखकर बड़ा बुजुर्ग बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं मुकर जाऊंगा? यहां पर खड़ा हर एक आदमी जानता है कि मैं जुबान का कितना पक्का आदमी हूं। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ये सबको बताना चाहते हो कि रायजादा परिवार का बड़ा बुजुर्ग अपनी बात से मुकर जाता है? तुम मेरे साथ साथ पूरे रायजादा फैमिली को बदनाम करना चाहते हो? तभी आर्यन थोड़ा तेज लेकिन कड़क आवाज में बोला, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। जो भी कहा आपने ही कहा। मैं तो सिर्फ आपकी शर्त को पक्का करना चाहता हूं। अगर आप अपनी बात से अभी भी मुकर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? वो बेखौफ बोल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मां के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए उसने इतनी हिम्मत की थी। तभी बोले, बड़े बुजुर्ग, क्या आप अपनी ही बात से मुकरना चाहते हैं? ये तो बहुत ही शर्म की बात है। तभी मारिया बोली, बड़े बुजुर्ग, मैं आज की सारी बात जाकर अपने पिता से बताऊंगी कि किस तरह आपने आकर एंटी को परेशान किया, फिर उनके ऊपर शर्त रखी, और जब वे मान गईं तो आप अपनी ही बात से मुकर गए। हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग का अपनी बात से हटना सही नहीं है। अब या तो आप अपना पद छोड़ दें या ये शर्त मंजूर करें, क्योंकि ये शर्त लगाई भी आपने ही है। आर्यन ने जब मारिया की तरफ देखा तो वह बस देखता ही रह गया। उसने यहां आने के बाद पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। गुस्से में वह और भी खूबसूरत लग रही थी। उसे पहले ही पुराने आर्यन की मेमोरीज से पता चल गया था कि ये मारिया है, आर्यन की इकलौती दोस्त। तभी उसके कानों में बड़े बुजुर्ग की गुस्से भरी आवाज आई और वो गुस्से में बोले, लड़की, तुझे समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? तभी उन्होंने अपनी मार्शल मास्टर के लास्ट स्टेज का ऑरा रिलीज कर दिया और वह ऑरा मारिया को दबाने लगी। तभी आर्यन को अपने ऊपर एक दबाव महसूस हुआ। वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह सीधे घुटनों पर आ गया। इस वक्त गायत्री जी का गुस्सा बेकाबू हो गया था, जिसके वजह से पूरा रायजादा मेंशन बर्फ में जमने लगा। सारे लोग ठंड के मारे कांप रहे थे। तभी वो गुस्से में बोली, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों पे अपनी ताकत दिखाने का, तो दिखाओ अब। आर्यन ये सब देखकर बहुत हैरान था। उसे अब समझ में आया कि एक मार्शल बुजुर्ग की ताकत क्या होती है, पर उसे अपनी मां पर गर्व हो रहा था और इधर बड़े बुजुर्ग की हालत खराब हो गई थी। उसकी इज्जत पूरे परिवार के सामने गिर गई थी। उसे गायत्री पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से वादा किया, गायत्री, तुम्हें इसका 100 गुना ज्यादा भुगतना होगा। इतना सोचकर वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उनके कानों में एक रोबदार आवाज आई। उनके सामने एक 30 साल का आदमी आया। उसके चेहरे में एक तेज था। उसके आते ही गायत्री जी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, जिससे उनका ऑनरा कम हो गया। अब जाकर सबको राहत की सांस मिली। तभी मारिया बोली, पापा, और दौड़कर जाकर उनके गले लग गई। ये आदमी कोई और नहीं, रायजादा परिवार का कुल प्रमुख हेमंत रायजादा था। हेमंत जी मारिया का सर सहलाने लगे और बोले, बेटा, क्या हुआ है? तो मारिया ने सारी बात उन्हें बता दी, जिसके वजह से हेमंत जी को भी गुस्सा आने लगा। लेकिन उन्होंने किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बड़े बुजुर्ग से बोले, क्या ये सभी बातें सच हैं? तभी बड़े बुजुर्ग थोड़े हिचकिचाते हुए बोले,
जी। तो हेमंत जी बोले, तो आप क्या चाहते हैं, इस पद पे अभी रहना या अपनी इस शर्त को मानना? अब बड़े बुजुर्ग अपनी ही बात में फंस गए थे, लेकिन उन्हें याद आया कि ज्ञान तो मार्शल आर्टिस्ट ही है, तो क्या हुआ? उन्होंने शर्त मान ली, जितना तो उन्हीं को है। उन्होंने चुपचाप उस पेपर पर अपना एक बूंद खून गिराया, जिससे एक रोशनी हुई और दो हिस्सों में बंटकर दोनों के पास चली गई। कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर वह सीधा वहां से चला गया। उसके जाते ही सभी लोगों ने खुलकर अभिवादन किया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद गायत्री जी बोली, कुल प्रमुख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वह बोले, अरे गायत्री जी, आप हमारी छोटी बहन जैसी हैं। अगर आप ऐसे बोलेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी उनकी नजर आर्यन पर गई, जो आज बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। उसका एटीट्यूड, उसका गुस्सा, सब कुछ। आज तक आर्यन ने किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी और आज बड़े बुजुर्ग तक से लड़ गया। वो बोले, इससे अच्छा लड़का मेरी मारिया के लिए कोई नहीं होगा। तभी वो गायत्री जी से बोले, आप दोनों जरा मुझे आर्यन से अकेले में बात करनी है। उसके बाद उन्होंने आर्यन को अपने पीछे आने को बोला। आर्यन ने अपनी मां की तरफ देखा, वो उसको उनके साथ जाने को बोल रही थी, तो वह भी उनके साथ चला गया। तभी वो गायत्री जी से बोले, आप दोनों जाए, मुझे आर्यन से अकेले में बात करनी है। उसके बाद उन्होंने आर्यन को अपने पीछे आने को बोला। आर्यन ने अपनी मां की तरफ देखा, वो उसको उनके साथ जाने को बोल रही थी, तो वो भी उनके साथ चला गया। वे दोनों एक कक्ष में चले गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने आर्यन को ध्यान से देखा। वो बिल्कुल बदल गया था, सिर्फ उसकी शक्ल ही मिल रही थी। तभी वो बोले, देखो आर्यन, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया, पर तुम्हें पता होना चाहिए, ये सब आसान नहीं है। मैंने देखा है, जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तब से तुम थोड़ा बदल गए हो। मुझे तो तुम्हारा बदलाव अच्छा लगा, पर याद रख लेना, तुम्हारी एक हार सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे साथ साथ इस परिवार को भी बर्बाद कर देगी। तभी आर्यन ने कहा, आप घबराए नहीं। जब तक मैं किसी बात पर पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता, तब तक मैं उस काम को नहीं करता हूं, इसलिए आप बेफिक्र रहें। तभी फिर आर्यन उठा और बिना कुछ बोले जाने लगा। तो हेमंत जी बोले, मैंने तुमको जाने को अभी नहीं बोला। तभी आर्यन बोला, मैं क्यों नहीं जा सकता? आर्यन बेफिक्र होकर बिल्कुल हेमंत जी की आंखों में आंखें डालकर बोला। हेमंत जी बोले, तुम भूलो मत, तुम रायजादा परिवार के हेड से बात कर रहे हो, जिसके सामने अच्छे अच्छे सर झुकाते हैं। उनकी ये बात सुनकर आर्यन बोला, पहली बात तो ना मेरा लेना देना है आपके परिवार से और न ही आपसे, तो मैं क्यों आपके सामने झुकूं? मेरा सर बस मेरी के सामने झुकता है और किसी के सामने नहीं। आपको जो करना है कर सकते हैं। इस बात पर हेमंत जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में अपनी ताकत का दबाव आर्यन पर डाला, पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने अपना दबाव और बढ़ा दिया, इससे भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने अपनी 10% तक का दबाव बढ़ा दिया। उन्होंने देखा कि आर्यन पर उनके दबाव का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतने पर तो किसी मार्शल मास्टर के भी पसीने निकल जाएं, पर एक बॉडी रिफाइनिंग लेवल का बंदा उनके दबाव को सह रहा था। आर्यन की इस बर्दाश्त और जिद को देखकर वो समझ गए कि ये लड़का उनके परिवार में नहीं रुकने वाला। उन्होंने पहले ही अपना अंदाजा लगा लिया था। तभी वे बोले, तुम जा रहे हो? वहीं उनके कहने पर आर्यन उनके रूम से बाहर आ गया। वह एक दीवार के सहारे खड़ा हो गया। इस वक्त उसके मुंह से खून आ रहा था। उसने खुद से बोला, मैं नहीं जानता कि आपके इंटेंशन क्या थे, पर इतना वादा करता हूं आपको इसकी कीमत भुगतनी होगी। इतना बोलकर उसने गायत्री के लिए हुई हर्ब में से एक निकालकर खा लिया। फिर वह अपने रूम की तरफ जाने लगा। रूम में जाकर वह अपने बिस्तर पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगा। थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद उसकी हालत ठीक हो गई। फिर वह अपना लेवल बढ़ाने का उपाय सोचने लगा। तभी उसने जारा से बोला, क्या तुम मुझे मेरा रैंक दिखा सकती हो? तभी उसके सामने एक स्क्रीन आ गया। नाम आर्यन शर्मा, स्लीप 10, हेल्थ 100, पावर 10 पॉइंट्स 10, पैथ लेवल, बॉडी रिफाइनिंग। अपनी कंडीशन देखने के बाद वह बोला कि उसे पावर बढ़ाने का तरीका दिखाए।
तभी उसने देखा कि वह सोने के सिक्के को अब्जॉर्ब करके अपना ताकत बढ़ा सकता है, या पॉइंट्स, नहीं तो टास्क कंप्लीट करके और जंगली जानवरों को मारकर भी वह अपना लेवल बढ़ा सकता है। तभी वो बोला, मेरे पास सोना तो नहीं है, पर मैं जंगल में जाकर अपना लेवल बढ़ा सकता हूं। फिर उसने अपने कुछ औजार लेकर रूम से बाहर आया, फिर गायत्री जी के रूम की तरफ जाने लगा। वह जैसे ही उनके रूम में गया, उसने देखा कि उनका रूम खाली था। तभी उसको रसोई से आवाज आई। वह जब रसोई पहुंचा तो उसने अपनी मां का कहना सुना। वे बोल रही थीं, अगर आर्यन आगे तुमसे नाराज हो तो उसे मनाने की जरूरत नहीं है, बस उसकी धुलाई कर देना, वो बस तुम्हारे हाथ में रहेगा। उनकी ये बात सुनकर मारिया शर्माने लगी। गायत्री जी ने जब इस बात पर शर्माते हुए देखा तो बोली, अगर तुम शर्माओगी तो कोई और आर्यन को लेकर चली जाएगी, तो देखते रह जाना। वो बिल्कुल इस चीज में ना समझ है, तुम्हें ही कुछ करना होगा। जल्दी से संभालो ताकि मेरा कुछ जी हल्का हो जाए। वहीं दरवाजे पर खड़ा बेचारा आर्यन तो बस मुंह फाड़े अपनी मां को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहां हो क्या रहा है। वह सोच रहा था, ये वही मेरी मां है ना? वो न चाह कर भी मुझे बेवकूफ कह रही है और किसी से पिटवाने को बोल रही है, वो भी किसी लड़की से। तभी गायत्री जी मारिया से बोली, तुम लोग ठीक से आपस में बात कर लो। मैं आज ही तुम्हारे पिता से तुम्हारी और आर्यन की शादी की बात करने जा रही हूं। तभी उन दोनों के कानों में आर्यन की खांसने की आवाज आई। तभी वह बोला, अगर आप दोनों की बात हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? तभी गायत्री जी बोली, क्यों बेटा, बोलो। जब मारिया ने देखा कि आर्यन ने दोनों की सारी बातें सुन ली तो उसका चेहरा बिल्कुल गुलाबी हो गया था। जब उन्होंने मारिया को ऐसे देखा तो पहले तो आर्यन को कुछ समझ में नहीं आया, पर गायत्री जी सब समझ गईं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जब मारिया ने उनको मुस्कुराते हुए देखा तो वह वहां से जल्दी से भागी, पर वह जाकर सीधे आर्यन के सीने से टकरा गई। फिर दोनों नीचे गिर गए। इस वक्त आर्यन नीचे था और मारिया उसके ऊपर। दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने था और दोनों एक दूसरे में खो गए थे। तभी गायत्री जी ने उनका ध्यान भटकाने के लिए खांसने की एक्टिंग की, पर इससे उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जी ने उनका ध्यान भटकाने के लिए खांसने की एक्टिंग की, पर इससे उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उन्होंने कस कर बोला, अरे आप दोनों अभी शुरू हो गए? जो करना है वो शादी के बाद कर लेना। उनकी ये बात सुनकर उन दोनों को होश आया। मारिया झट से वहां से उठी और जल्दी से भाग गई। इस वक्त आर्यन की हालत भी ठीक नहीं थी। उसकी ये हालत देखकर गायत्री जी को हंसी आ गई। तभी वो बोली, अच्छा आप बोले थे कि आप किसी काम से आए थे? तभी उसे याद आया कि उसे कहीं जाना है। आर्यन बोला, अम्मी मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। तभी गायत्री जी बोली, बेटा पर आप जानते हैं ना कि इस वक्त आपकी जान को खतरा है। आर्यन बोला, मां आप घबराएं मत, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बस जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। मां मैं तब तक घर में छिपकर रहूंगा, आप घबराइए मत। जैसे ही मुझे लगेगा कि खतरा है मैं खुद हट जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर गायत्री जी को थोड़ा सुकून मिला। फिर उन्होंने बोला, ठीक है चले जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। आर्यन बोला, ठीक है। उसके बाद वह वहां से चला गया। सबसे पहले वह मार्केट में गया और हथियार की दुकान देखने लगा। तभी वह एक दुकान में पहुंचा। वो दुकान रायजादा परिवार के अंदर ही आती थी। तभी दुकानदार की नजर आर्यन पर पड़ी। उसने रायजादा परिवार का ड्रेस पहना था। तभी दुकानदार बोला, जी मालिक, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तभी आर्यन बोला, मुझे एक हथियार देखना है जो चलाने में हल्का हो। आर्यन की बात सुनकर दुकानदार ने कहा, आप चलिए मेरे साथ। आर्यन उनके साथ अंदर के भाग में चला गया। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि अलग अलग तरह की तलवारें वहां पड़ी थीं। तभी उसकी नजर एक तलवार पर पड़ी जो थोड़ी पुरानी थी। उसने उस तलवार की ओर इशारा करके बोला, मुझे ये तलवार चाहिए। उसके इशारे की तरफ देखकर दुकानदार बोला, मालिक क्या आप यही तलवार चाहते हैं? तभी वो बोला, दरअसल बात यह है कि ये तलवार पुरानी है और इसमें तो जंग भी लगा हुआ है। ये तलवार आपके लिए सही नहीं है, मैं आपको कोई और तलवार दिखाता हूं। आर्यन बोला, लेकिन मुझे यही तलवार चाहिए, आप इसका दाम बताएं।
आर्यन की खुशी देखकर दुकानदार समझ गया था कि उसे यह तलवार बहुत पसंद आई है, इसलिए उसने आर्यन से बोला, मालिक, इसका दाम चांदी के सिक्के हैं। आर्यन उसकी बात सुनकर बोला, एक टूटी हुई पुरानी तलवार की कीमत को इतना बढ़ाकर बोल रहे हो? मैं इसका सिर्फ 50 चांदी के सिक्के दूंगा। देना है तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। आर्यन की बात सुनकर दुकानदार बोला, नहीं, मैं इसे इतने कम दाम में नहीं दे सकता। तो आर्यन बोला, मेरे पास बस 50 चांदी के सिक्के हैं, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। इतना बोल के आर्यन वहां से जाने लगा। तभी दुकानदार ने उसे रोका, क्योंकि वो जानता था कि कोई उस तलवार के 10 चांदी के सिक्के भी नहीं देगा। वो तो आर्यन से और भी सिक्के निकलवाना चाहता था। तभी वो आर्यन से बोला, बस मैं आपके लिए 50 सिक्कों में दे रहा हूं, कोई और होता तो उसे 150 सिक्कों से कम में नहीं देता। उसकी ये बात सुनकर आर्यन मुस्कुराने लगा। वो सोच रहा था कि इसे अब भी नहीं पता कि जिस तलवार को इतना मामूली समझकर बेच रहा है, उसकी असली कीमत लाखों में होगी। बहरहाल आर्यन उसकी बेवकूफी पर हंस रहा था और दुकानदार सोच रहा था कि उसने आर्यन को सस्ती तलवार अच्छी खासी कीमत में बेच दी। खैर, सबके अपने अपने इरादे थे। आर्यन ने 50 चांदी के सिक्के दुकानदार को दिए, फिर वहां से निकल गया और वह जागीर शहर के लेफ्ट में बसे एक जंगल की तरफ चला गया। इस जंगल को छायावन बोला जाता था। इसमें कई खतरनाक जंगली जानवर भी थे, जो कि किसी मार्शल बुजुर्ग से कम नहीं थे। इसीलिए जो भी जाता था, एक मार्शल मास्टर के साथ जाता था। वहीं आर्यन तो अकेले ही निकल गया। उसे डर तो लग रहा था, पर वह जानता था कि आगे बढ़ने के लिए उसे जाना होगा। अभी वह जंगल में कुछ ही अंदर गया था कि उसके सामने एक लेवल 2 की मकड़ी आ गई। उसने जैसे ही आर्यन पर हमला किया, आर्यन जल्दी से हट गया। तभी उसने अपना खंजर निकाला और दौड़ते हुए जाकर पहले उसके आगे के दोनों पैरों को काट दिया। फिर वह जोर जोर से चीखने लगी। इसी वक्त आर्यन ने फुर्ती से अपने चाकू को मकड़ी की दोनों आंखों में चुभा दिया, जिसकी वजह से वह मकड़ी मर गई। उसके मरते ही आर्यन ने मकड़ी के सिर को फाड़कर उसका कोर निकाल लिया। फिर वह आगे बढ़ गया। उसके आगे बढ़ते ही कई जानवरों ने उस पर हमला किया। शुरू में आर्यन को थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह लड़ने में माहिर हो गया। उसने शाम तक न जाने कितने लेवल 1 और 2 के जानवरों को मारकर लगभग 200 से ज्यादा कोर कमा लिए थे। अब उसके बैग में कोई जगह नहीं बची थी। वह सोच रहा था बाकी कोर का वह क्या करे। तभी उससे जारा बोली, होस्ट, आप चाहें तो मैं आपको एक वर्चुअल स्पेस दे सकती हूं। उसने इन सभी के बारे में अपनी पिछली दुनिया में पढ़ा था, जैसे जादुई कंगन, जादुई अंगूठी। तभी उसने पूछा, तुम कैसे मेरा स्टोर रूम बना सकती हो? तभी जारा बोली, होस्ट, पहले ही आपको एक वर्चुअल स्पेस दिया गया है और यह बिल्कुल आपकी दुनिया है। आप जब चाहें वहां जा सकते हैं। आप वहां पर कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। बाहरी दुनिया का 1 घंटा वहां की दुनिया में 1 दिन के बराबर है। उसकी यह बात सुनकर आर्यन को हैरानी के साथ साथ बहुत खुशी भी हो रही थी, क्योंकि अब उसकी खुद की दुनिया थी, जिसकी वजह से वह 10 गुना तेजी से कल्टीवेशन कर सकता था। पिछले भाग में हमने देखा कि आर्यन बाहर जाने के लिए निकला और सीधे मार्केट जाकर उसने एक तलवार खरीदी। फिर वह जंगल चला गया। उसने बहुत सारे जानवरों को मारकर बहुत सारी कोर जमा कर ली थी, लेकिन कोर ज्यादा होने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तभी जारा ने उससे कहा था कि वह उसको एक वर्चुअल स्पेस दे सकती है, जिसमें वह सामान रखने के साथ साथ कल्टीवेशन भी कर सकता है। बाहर का 1 घंटा वहां के 1 दिन के बराबर है। अब आगे जारा के कहने के बाद जब आर्यन को मालूम हुआ कि जारा उसको वर्चुअल स्पेस देगी, तो उसने पूछा कि उसके लिए उसे क्या करना होगा। तभी जारा ने बोला, आपको 150 कोर देना होगा। जब आर्यन ने सुना कि उसे वर्चुअल स्पेस के लिए 150 कोर देना होगा, तो उसे लगा कि कोई उसकी जान मांग रहा हो। तभी आर्यन बोला, तुम्हें लूटना है तो साफ साफ बोल दो। ये क्या कोई मॉडर्न स्टाइल चला है क्या लूटने का? उसके ये कहते ही जारा बोली, होस्ट, आपको मालूम होना चाहिए
कि आपको जो वर्चुअल स्पेस दिया जा रहा है वह खजाने से कम नहीं है। आपके जैसा वर्चुअल स्पेस पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं होगा। ज़ारा के ये कहते ही आर्यन मान गया, लेकिन उसे अब भी लग रहा था जैसे कोई उसकी जान मांग रहा हो। फिर भी उसने अपने दिल पर हाथ रखकर ज़ारा से बोला, ठीक है, तुम्हें जितना लेना है उतना ले लो। तभी बस के सामने से सारे कोर गायब हो गए। अब तो जैसे आर्यन पागल हो गया था। उसने गुस्से में ज़ारा से बोला, तुमने बोला था कि सिर्फ 150 कोर लगेंगे, लेकिन तुमने मेरी सारी कोर चुरा ली। उसकी ये बकवास सुनकर ज़ारा बोली, होस्ट, मैंने सिर्फ 150 कोर लिए हैं, बाकी सभी कोर मैंने आपके वर्चुअल स्पेस में रख दिए हैं। लेकिन आर्यन को ज़ारा पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसने बोला, मुझे अभी मेरे वर्चुअल स्पेस में ले चलो। उसकी ये बात सुनकर ज़ारा ने उसे तुरंत ही वर्चुअल स्पेस में पहुंचा दिया। उसने देखा कि वह इस वक्त एक ओहदे पर खड़ा था, जहां से उसने देखा कि यह दुनिया बिल्कुल असली दुनिया जैसी थी, पर यहां पर आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा थी। वह अभी यही सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में ज़ारा की आवाज आई। ज़ारा बोली, होस्ट, क्या आप यहां पर कुछ बदलाव करना चाहते हैं? तभी आर्यन बोला, नहीं, अभी मुझे कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए। अगर लगेगा तो मैं तुझे बता दूंगा। इतना बोलकर वह ट्रेनिंग के लिए बैठ गया। उसने जितनी भी कोर इकट्ठा की थी उसका 1/3 पहले ही खर्च हो गया था, इसलिए उसने अपने चारों तरफ सारी कोर निकालकर बिछा दी। फिर इस पर बैठकर कल्टीवेशन करता रहा। उसकी कल्टीवेशन तब तक चली जब तक उसकी सारी कोर धूल में नहीं मिल गई। पर जब वह थोड़ा हिला तो उसने देखा उसे हड्डियां छटकने की आवाज आई। उसे लगा कि उसकी शक्ति बढ़ गई है, इसलिए उसने अपनी ताकत को चेक करने के लिए सामने वाले पत्थर पर मारा। वो पत्थर एक ही बार में धूल बन गया था। तभी उसने बिना किसी टेक्निक के बॉडी रिफाइनिंग के 5वें लेवल पर पहुंच गया था। उसे अपनी इस ताकत पर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी तो उसका चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया कि उसे बहुत ही ताकतवर बनना है, इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। उसे इतना ताकतवर बनना है कि कोई भी उसकी मां की तरफ नजर उठाने से भी डरे। उसके बाद वह वर्चुअल स्पेस से बाहर आया, फिर घर की तरफ चल दिया। उसने देखा कि आज टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया था। आर्यन जानता था कि इस वक्त उसकी मां उसके लिए बहुत परेशान ही रही होगी। इसी वजह से वह तेजी में भागने लगा। कुछ देर बाद वह रायजादा परिवार के दरवाजे पर पहुंच गया। वह अंदर जाने ही वाला था कि एक गेट कीपर ने उसे घेर लिया और बोला, तुम इस वक्त अंदर नहीं जा सकते, ये कुल प्रमुख का आदेश है। आर्यन को पहले से ही बहुत ज्यादा लेट हो गया था। अब उस गार्ड की बात सुनकर उसने उस पर सीधा हमला कर दिया और एक पंच में उस गार्ड को ढेर कर दिया। फिर दूसरे गार्ड से बोला, तुम्हें भी आना हो तो जल्दी आओ, मेरा वक्त खराब मत करो। इतना बोलकर वह दूसरे गार्ड्स को देखने लगा, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिर आर्यन सीधा अपने घर की तरफ चल दिया। फिर उसने देखा कि उसकी मां दरवाजे के चारों तरफ टहल रही थी। लेकिन जब आर्यन ने देखा कि उसके बचने का कोई तरीका नहीं है, वह सीधा हो गया और थोड़ा लंगड़ाते हुए चलने लगा। तभी गायत्री जी की नजर उस पर पड़ी। पहले तो उनको आर्यन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने आर्यन की ये हालत देखी तो बिल्कुल डर गईं। उन्होंने घबराकर आर्यन को पकड़ लिया और बोली, बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। उसके बाद समरियन ने उनका एक हाथ अपने कंधे पर रखा। फिर यह उन्होंने कहा, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें मालूम है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तभी दरवाजा खुला और मारिया भी अंदर आ गई। पर जैसे ही मारिया ने आर्यन की हालत देखी, उसका गुस्सा बढ़ने लगा। उसने भी थोड़ा गुस्से में बोला, अगर तुम्हारी हालत मैंने ऐसे देखी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये मजाक मत समझना, ये मेरा वादा है और तुम्हें वादा होना चाहिए कि तुम्हारी मारिया कभी भी अपने वादे से मुकरती नहीं। तभी उसे याद आया कि फॉलो फॉलो में उसने क्या बोल दिया। आर्यन बेचारा तो उसका कॉन्फिडेंस देखकर ही हैरान था। तभी गायत्री जी ने मारिया से बोला, ओहो, तुम्हारी मारिया। उनकी ये बात सुनकर मारिया को बहुत शर्म आ रही थी। वह ही जानती थी
उसने ये सब कहने के लिए कितनी हिम्मत जुटाई थी। तभी गायत्री जी बोली, ओहो, हमारी राजकुमारी शर्माती भी है। ये सुनकर तो मारिया बिल्कुल लाल हो गई। वह दौड़ कर गई और उसने आर्यन को गले लगा लिया। फिर उसने अपना चेहरा आर्यन के सीने में छुपा लिया। गायत्री जी ने मारिया से बोला, ओहो, तुम्हारी मारिया। उनकी ये बात सुनकर मारिया को बहुत शर्म आ रही थी। वो ही जानती थी उसने ये सब कहने के लिए कितना हिम्मत जुटाया था। तभी गायत्री जी बोली, ओहो, हमारी राजकुमारी शर्माती भी है। ये सुनकर तो मारिया बिल्कुल लाल हो गई। वो दौड़कर गई और उसने आर्यन को गले लगा लिया। फिर उसने अपना चेहरा आर्यन के सीने में छुपा लिया। इस वक्त मारिया की हालत बहुत ही खराब थी। वो अपना सिर नहीं उठा पा रही थी। वहीं आर्यन बेचारे की तो हालत और भी खराब हो गई थी। उसकी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रही थी। उस बेचारे की जिंदगी में वह पहली लड़की थी जिसने उसे गले लगाया था। पिछले जन्मों में तो किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। लड़की भी मिली तो इतनी खूबसूरत, उसकी तो हालत ही खराब थी। गायत्री जी तो आज मजे लेने के मूड में थी। तभी उन दोनों के कानों में आवाज आई, आजकल के बच्चों को तो थोड़ा भी सब्र नहीं, मतलब कि शादी से पहले ही मां के सामने ही आपस में लिपट रहे हैं। अब तो मारिया का पूरा शरीर शर्म के मारे लाल हो गया था। उसने आर्यन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी उसने किसी तरह अपने आप को छुड़ाया और तूफान की तरह वहां से भाग गई। उसके जाते ही गायत्री जी खिलखिलाकर हंसने लगी। आज इतने दिन के बाद अपनी मां को इस तरह खुलकर हंसते देख आर्यन को बहुत खुशी हो रही थी, चाहे वजह कोई भी हो। अब उसने सोच लिया था कि मारिया को अपनी जिंदगी में लेकर रहेगा। वो इतना दर्द और मेहनत उनकी खुशी के लिए ही तो कर रहा था। तभी वह सीरियस होके बोला, मां, मुझे शादी करनी है। अचानक ये बात सुनकर गायत्री जी भी बहुत हैरान होती हैं। उनको नहीं लगा था कि उनका बेटा सीधा उनसे शादी की बात करेगा। वे तो बस मजाक कर रही थीं, दोनों को चिढ़ाने के लिए। लेकिन वह ये भी चाहती थीं कि आर्यन मारिया से ही शादी करे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। तभी आर्यन अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, मां, मैं अभी भी सीरियस हूं, आप उसके पापा से बात कर लेना। फिर बोला, मैं थोड़ा थक गया हूं। इतना बोल के वह अंदर चला गया। उसके जाने के बाद भी गायत्री शौक में खड़ी रही। वहीं दूसरी तरफ मारिया अपने घर दौड़ती हुई आई। इस वक्त भी उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो रखा था। वह सीधा अपने रूम की तरफ भाग रही थी। तभी उसके पापा की नजर उस पर पड़ी। वो बोले, बेटा, आपको क्या हुआ है और आप ऐसे क्यों भाग रही हो? उनकी ये बात सुनकर मारिया को गायत्री जी की सारी बातें याद आने लगी। वो फिर और भी लाल हो गई। वो बिना कुछ बोले सीधे अपने रूम की तरफ भाग गई। उसके जाते ही हेमंत जी को उसका बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। तभी उनको ध्यान आया कि वो तो आर्यन के घर गई थी, कहीं वहां पे कुछ हुआ तो नहीं था। लेकिन उन्होंने अपना सिर झटका, क्योंकि उनको गायत्री जी पर विश्वास था कि वो मारिया के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन उनको यह भी मालूम था कि उनकी बेटी की ये हाल तो हुई है, इसलिए वो सीधे गायत्री जी से मिलने पहुंच गए। इधर गायत्री जी आर्यन के लिए कुछ बना रही थी। तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। उन्हें समझ में नहीं आया कि इतनी रात को कौन उनके घर आया था। इतना सोचकर उन्होंने जाकर दरवाजा खोल दिया। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर हेमंत जी खड़े थे, जो अभी बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, माफ करिएगा गायत्री बहन, पर मेरा इस वक्त आना बहुत जरूरी था, नहीं तो मैं यहां नहीं आता। तभी गायत्री जी बोली, भाई साहब, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? क्या बात है? छोड़िए, पहले आप अंदर आइए, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद दोनों अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही गायत्री जी किचन में पानी लेने चली गई। आकर उन्होंने हेमंत जी को पानी दिया। फिर बोली, क्या बात है, आप बोलिए। तभी हेमंत जी थोड़ा हड़बड़ा के बोले, गायत्री बहन, क्या मारिया शाम को आपके घर आई थी? ये सुनकर और हेमंत जी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर अब गायत्री जी को भी मारिया की चिंता होने लगी। तभी गायत्री जी बोली, भाई साहब, क्या हुआ है राजकुमारी को? वो ठीक है ना? तभी हेमंत जी बोले, वो तो घर पे है, पर वह मुझे सही नहीं लग रही।
वो जब शाम को घर आई थी तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल था, और यही नहीं, आज उसने पहली बार मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो जब से घर आई है अपने रूम में ही बंद है। गायत्री जी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर जब सब समझ में आया तो उसको हंसी आ गई। वह फिर शाम की तरह हंसाने लगी। उनकी हंसी देखकर पहले तो वो हैरान हो गए, क्योंकि गायत्री जी को उन्होंने पिछले 15 साल से हंसते तो क्या मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। आज उन्होंने जब उनको हंसते देखा तो उनके चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उनको हंसता देख हेमंत जी को लगा कि उनके सिर से कोई एक बड़ा बोझ उतर गया हो, क्योंकि उन्होंने अपने एक दोस्त से वादा किया था कि वो हमेशा उनका ख्याल अपनी छोटी बहन जैसा रखेगा। लेकिन ये बात गायत्री जी को नहीं मालूम थी। हेमंत जी जानते थे कि अगर गायत्री जी को मालूम हुआ कि वो उनके पति के दोस्त हैं तो वे कभी भी नहीं मानती। इसीलिए उन्होंने उनसे कहा था कि वो उनके दल में शामिल हो जाए और वो उनकी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनको एक शक्तिशाली मार्शल पूर्वज की जरूरत है। फिर उन्होंने अपना सारा बात बता दी। इस वक्त आर्यन अभी 2 महीने का था और उनके पास रहने की जगह भी नहीं थी और अपने दुश्मनों से बचना भी था। इसीलिए वो मान गई थीं। हेमंत जी ये सब सोच ही रहे थे, तभी उनके कानों में गायत्री जी की आवाज आई। वो कुछ कह रही थीं। फिर गायत्री जी ने हेमंत को शाम की सारी बातें बता दी और आर्यन का प्रस्ताव भी। गायत्री जी की बात सुनकर तो हेमंत जी भी हंसने लगे। उनको थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वो घबरा रहे थे कि उनकी बेटी को क्या हुआ है। आर्यन, जो अभी अभी सोया था, उनकी आवाज सुनकर बाहर आया। फिर बोला, माँ, क्या हुआ है? कोई आया है क्या? उसकी बात सुनकर गायत्री जी ने हेमंत जी की तरफ इशारा किया।